और यह वीडियो शेयर करनी जरूरी है। जीत की खुशी में जिस प्रकार से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अन्य 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसकी बधाई देने के लिए आज सभी कार्यकर्ता चुलकाना धाम मंडल की पूरी टीम के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आदरणीय विधायक जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पहुँचेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाएंगे। तो इसी की खुशी में आज ये सारे कार्यकर्ता 38 नंबर पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे दरोगा साहब प्रवीण जी के नेतृत्व में यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। कितने साल बाद बीजेपी आई है वहाँ पे? फर्स्ट टाइम आई है, आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल के अंदर सरकार बनाई है और तीसरी बार हमने आसाम में सरकार बनाई है। पुडुचेरी में के अंदर भी हमने अब की बार दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, कार्यकर्ताओं की लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो ये इस सब का नतीजा है कि हम सरकार बनाने में कामयाब रहे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मनमोहन बढ़ाना जिंदाबाद, जिंदाबाद, मनमोहन बढ़ाना जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप किस कार्यक्रम में आए? आज क्या कार्यक्रम है यहाँ? कार्यक्रम में आज एक खुशी का दिन है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस उसको अपने टीएमसी को वहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया और एक वहाँ बढ़िया से बढ़िया राज्य स्थापित हो जाएगा बंगाल में। क्या करोगे फिर आज इस खुशी में जी? लाडू बांटेंगे, जश्न मनाएंगे बीजेपी पूरे भारत में, हिंदुस्तान में। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। आपका साथ दिया मैंने तब आपका यहाँ प्रोग्राम था। विधायक जी, सबसे पहले तो आपको बीजेपी की बंगाल में जीत के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नहीं, मेरी तरफ से भी पूरे देशवासियों को, पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ऐतिहासिक जीत जो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हमारे भारत देश का जो दिशा और दशा दोनों ही बदलने में जो है कामयाब होने वाली जी। क्योंकि मुझे लग रहा है पिछले 15 सालों से जो वहाँ पे जो जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा था वो एक ज़बरदस्ती का चुनाव लड़ा जा रहा था, जिसमें मुझे लगता है कुछ जो है पार्टी के वहाँ टीएमसी के लोग ज़बरदस्ती जो है वोट डलवाने का काम करते थे, लोगों को डरा के धमका के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस चुनाव में पहले ही प्रयास किया था, उसमें थोड़ा सा नाकामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस बार पूरे तरीके से जो है हर एक योजनाबद्ध तरीके से ये प्लानिंग की गई कि कोई ज़बरदस्ती जोर आजमाइश पे कोई डरा के धमका के जो है वोट ना ले और अपने स्वेच्छा से जो है वोट दें। तो उसी के फलस्वरूप मुझे लगता है कि लोगों की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी जो उभर कर आई है। और इसी तरह से बंगाल में जो जैसे पूरे हिंदुस्तान में बाकी राज्यों में जो एक स्वशासन और एक पारदर्शिता से जो काम हो रहे हैं, उसी तरह से बंगाल में देखने को मिलेंगे। कि ये दोनों ही तरफ से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो ये भी देखती है कि जो कैंडिडेट वो लड़ा रही है वो बेदाग है, वो उनकी जो है काम करने की इच्छा है, वो उनकी मंशा अच्छी है, लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे। जैसे कि देखा गया पहले की राजनीति में और पार्टियों में सिर्फ और सिर्फ जो एमएलए बन जाता था वो अपने तरीके से काम करता था, कोई पार्टी की ज़्यादा भूमिका नहीं रहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अपने कार्यकर्ता, अपने एमएलए, अपने एमपी को एक समान रूप से जो है एक ढर्रे में डाला है और ये कहा है कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ
देश सेवा से ही राजनीति करेंगे, अपना कोई उद्देश्य इसमें बीच में नहीं लाएंगे। अच्छा, अभी आपके आने से पहले हमने थोड़ा जनता का रिव्यू लिया था, तो कुछ भाइयों ने बताया है कि भाई अगर बीजेपी 2047 तक रहती है तो भारत देश जो है विश्व गुरु बन जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि एक विकसित राष्ट्र बनाना है हमारे जो है ना भारत को, और हमारे अंदर सब पोटेंशियल है, सब टैलेंट है। 150 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश अगर विश्व गुरु बनना चाहे और हर कोई व्यक्ति मेहनत करे और ऐसे नेतृत्व के जो है संरक्षण में काम करे, पूरे देश को जो चला रहे हैं इकट्ठा करके, एकत्रित करके, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप हम लोग विश्व गुरु बन सकें। एज के आधार पे किसी की क्षमता का आकलन करना बड़ा मुश्किल है, और ऐसे व्यक्ति जो मुझे लगता है इतने सालों बाद हमारे देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री जी मिले हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ होना चाहिए। और जब तक वो सक्षम है अपने जो है पूरे तरीके से वो देश सेवा में लगे हुए हैं, तो उनके लिए एज कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। और सेम बात विधायक जी, जनता भारत माता की वंदे। तो भाई ये हमारे साथ समाज का विधायक मनमोहन भड़ाना जी, और भाई आज बीजेपी की बंगाल में भारी जीत के साथ जो है समालका में लोगों ने जो है इनका बहुत बड़ी प्रवीणा का थोड़ा सा आप ये कहते हैं समाज के अंदर, हम जहाँ पर भी बैठते हैं, चरण सिंह जी, चाचा जी, ये चाचा जी बड़े कलाकार हैं जी। मैं कहता हूँ विधायक जी, आज भी आपकी चर्चा ये करते हैं, लोग मिलना चाहते हैं आपसे, और मैं तो कहता हूँ ये बात कहनी नहीं चाहिए। जिस तरह से मंत्री मुख्यमंत्री के पीछे पीछे पब्लिक होती है ना, समाज होता है, इस तरह से आप कहीं चले जाओ, ब्याह में भी चले जाओ, आपने अगर जो कहीं खेत में भी जाना पड़े ना, क्यों काटने की बात आवे, तो वहां भी वो सारा समाज, सारा परिवार, इतनी लोकप्रियता आपकी है, आपको वो पहले मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे भाई प्रवीण का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने समय निकालकर यहाँ पर आए। साथियों, आज बहुत ही खुशी की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो इतने दिनों से मेहनत कर रही थी, पिछले 12-13 साल से सेंटर में जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो हमेशा से ये सपना रहा कि भारत को इकट्ठा एक अखंड भारत के रूप में किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक पूरा भारत एक नहीं होगा तो डेवलपमेंट पूरे देश की नहीं हो सकती। कोई अपनी तरफ खींच रहा है, कोई अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, कोई स्टेट अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, तो पूरे देश को जो एक करने का जो सपना और जो शुरुआत जो हमारे बहुत ही आदरणीय सरदार पटेल जी ने जो एक सपना देखा था भारतवर्ष को लेकर, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प किया कि पूरे भारत को एक करना है, और उस कड़ी में आज जो ये जीत मिली है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। वहां लोगों की इच्छा तो पहले से ही थी बंगाल में, भाई हम भी ऐसी पार्टी का सहयोग करें, ऐसे दल में आए जो निस्वार्थ भाव से देश सेवा में लगे। तो सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेता, रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसे लोगों की भूमि रही है, तो जो देश के प्रति जो भावना है कोई कम नहीं थी उनके अंदर, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं हमारे दल में जुड़ पाए और नहीं वह सरकार बन पाए। तो पहली बारी जो है वहां पे सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की बनी, और राज्यों में भी, असम में भी है, पुडुचेरी में भी है, लेकिन वहाँ ये पहले से ही जो है आकलन था कि भाई वहाँ पे जो आएगी, और पहले भी रही है वहाँ सरकार। लेकिन बंगाल एक बहुत महत्वपूर्ण जीत है हम सब, और इसके पीछे एक एक कार्यकर्ता की जो मेहनत है, हरियाणा से, यूपी से, दिल्ली से,
कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां कार्यरत था, और जो नहीं भी था लेकिन उसने जो माहौल बनाने का काम किया है, मैं उस एक एक कार्यकर्ता को भी बधाई देता हूं कि आप अपने काम में आप सफल हुए हैं। जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश को कई वर्षों से सता रही थी, जो बंगाल में और यहाँ पर भी जो बाहर से लोग, अनावश्यक लोग, मैं नहीं कह रहा उन्हें इलीगल थे या जो मतलब अपना जहाँ उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं, जो बहुत सारे ऐसे काम में लिप्त थे जो यहाँ पर जो नहीं उनको जो रहना चाहिए था, ऐसे लोगों पर रोकथाम होगी और इस देश को एक संगठित करने में बहुत सहायता होगी। देखिए, कोई भी देश जब तरक्की करता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास मेरी पॉपुलेशन मेरे देश की कितनी है। 150 करोड़ है तो 150 करोड़ के नाम, गांव, पिता का नाम, क्या काम करता है, कौन से कहाँ पे उसका जॉब है, उसकी सारी प्रोफाइल सरकार के पास होनी चाहिए। आज देख रहे हैं हमारे देश में गाड़ी किसी के नाम होती है, ड्राइवर कौन होता है, मालिक कोई होता है, चालान किसके नाम होता है, एक्सीडेंट कोई कर जाता है, कोई उसका भरपाई कर पाता है क्या? आप खुद इसके भुगत भोगी होंगे कि जीटी रोड पे जब एक्सीडेंट होता है, आज तक एक भी मामले में किसी को इंसाफ मिला है? किसी को इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि बाबूजी पता ही नहीं है ड्राइवर कौन, क्या लायबिलिटी, क्या उसका कारण, किस वजह से हुआ एक्सीडेंट। तो आइडेंटिफिकेशन किसी भी सरकार में, किसी भी देश में बहुत जरूरी है, और वो अभी तक नहीं हो पा रही थी ऐसे राज्यों की वजह से जो बांग्लादेश से लगे हुए थे। वहाँ से ऐसे कुछ लोग घुसपैठिए बनकर आकर यहाँ पर इलीगली रहते थे और कुछ भी वारदात करके वापस चले जाते थे। तो इस पर बहुत बड़ा अंकुश लगेगा और पूरे भारत को मुझे लगता है एक नया माहौल मिलेगा जिसमें आगे तरक्की जो है हम सब की होगी। पूरा एक एक हमारा देश का नागरिक इसको आगे लेकर बढ़ेगा। ये तो रही एक बात की सबको बहुत बहुत बधाई, सबने मेहनत की तो हम बहुत आगे बढ़े। बातें बहुत कही हमारे भाई जो है मास्टर जी, मुकेश जी ने भी, हमारे चाचा राजकुमार जी ने भी, कि भाई ऐसा विधायक है, ये है वो है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे 1.5 साल आपके बीच हो गया, क्या मुझ में कोई फर्क नजर आया? 1.5 साल नहीं, मैं वैसा ही हूँ। मुझे कहीं कुछ और भगवान परमात्मा आपकी दुआ से ऊपर भी लेकर जाएगा तो मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो भावना है, जो मेरा आधार है जो राजनीति में आने का, वो ये है कि मैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से आप लोगों की सेवा करूँ। ठीक है, अगर मुझे कोई दूसरी राजनीति करनी हो तो मैं 2 पर मुकदमे करवाता, फिर दोबारा फोन करता, भाई ये जब तक नहीं आएंगे इसे छोड़ना नहीं, फिर आपस में लड़ाता, झगड़ा करवाता। वो वाली राजनीति मुझे नहीं आती और ना मुझे करनी। मेरे को अगर कोई लालच भी देना कि भाई अगर तू ऐसी राजनीति करेगा तो तू 50 साल सत्ता से नहीं लेगा, मैं उसे नकारता हूँ। मुझे ऐसी राजनीति करनी ही नहीं। मुझे राजनीति करनी है स्वच्छता की, साफ सुथरी, और जहाँ लोगों की सेवा कर सकूं और सामूहिक रूप से सेवा कर सकूं। आप अपने बारे में सोचो, आप अपने बारे में बताओ कि मेरे गांव में ये कमी है, मेरे हल्के में ये कमी है, मेरे समाज में ये कमी है, मेरे परिवार में ये कमी है, मेरा बच्चा आगे पढ़ना चाहता है। आप नई पॉलिसी लाओ, हमारे जो सरकार में इस बात को आप आगे रखिए। आपके आशीर्वाद से मैंने जो भी सीखा 1.5 साल में, मैं कोई सीख कर तो आया नहीं था, कोई राजनीतिक तो था नहीं मैं। आप लोगों के बीच रहा, आप लोगों की समस्याएं देखी, समझी, तो मैंने जो बातें वहाँ विधानसभा में कही उस पर सरकार ने संज्ञान लिया। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई उन्होंने ये सोचा भाई इसको गंभीरता से ना लिया जाए, क्योंकि वो सबके हित की बात थी, सरकार के हित की बात थी, आम जनमानस के हित की बात थी। तो ऐसी बातें अगर मैं आगे लेकर चलूंगा तो मुझे लगता है उसके लिए सभी का जो है उसमें भला होगा, सभी आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने सबके सुझाव मांगे। आज भी मेरे से कोई छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, जो मुझे सुझाव देता है वे मैं उसे लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ, लेकिन समझता हूँ, सोचता हूँ और उसको आगे रखने लायक जो होता है उसे कोशिश करता हूँ आगे रखने। तो ये सारी बातें जो है सब आप लोग के आशीर्वाद से आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। फिर रही बात भाई वो जो चुनाव था सोनौली वाला, उसे कोई बात नहीं, ठीक है, उसे मैंने आई कर दिया। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का वो रहा कि भाई 1.5 साल में मुझे लोग समझ नहीं पाए। तो मेरा एक एक साथी जो यहाँ खड़ा है
बताओ, अगर अपने आप को एमएलए से कम समझता हो भाई सुरेंद्र प्रवीण भाई को कम समझता हो भाई को कम समझता हो, क्यों भाई साथ थे नहीं थे लेकिन एमएलए है भाई यार। और एक भाई मैं बता तो दिया जी, अब क्या लेगा? बाबू जी, मेरा अगर कोई बात कहता है और मेरे हाथ की बात है तो बताओ, मैं फोन करता हूँ, तुरंत करता हूँ। मुझे पता है कि कल तक मेरे पास इतने फोन आ जाएंगे, मैं कल वाली बात भूल जाऊँ। मुझे इसलिए रहता है कि आज अगर मेरे पास कोई फोन आया है, कोई बात कही है, और आपने देखा होगा जब मैं यहाँ नहीं रहता तो जब आप मेरे पास फोन करते हैं, आपके फोन काटने के तुरंत बाद मैं आपके काम को फोन करता हूँ कि किस अधिकारी को क्या करते हैं। नोट मेरे पास जेब में कोई डायरी नहीं रहती है, लेकिन ये है कि आपका काम अगर उसी टाइम मैंने कर दिया तो मुझे पता है कि मेरी आदत है भाई, मैं उस टाइम कर देता हूँ, हो गया। वो कई बार ऐसे काम है जो नहीं होने वाले, लेकिन मैं अपना फर्ज निभा देता हूँ। मैं सोचता हूँ मैंने अपना काम किया। और ऐसे बहुत सारे काम है जो मतलब अधिकारी समझते हैं, जो होने लायक होते हैं, जायज होते हैं, उन्हें किया भी जाता है। कि ऐसे काम है जो बाबूजी नहीं भी हो पाते, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि किसी भाई ने मेरे पे उम्मीद रख के कोई फोन किया है तो मैं उसका जो है अपना फर्ज निभाऊं, मैं अपना दायित्व निभाऊं। तो आप सबका बहुत बहुत हमेशा धन्यवाद भी रहता है कि जो प्यार मान सम्मान मुझे यहाँ आने पर मिलता है। जैसा कि आपने कहा कि भाई और भी बहुत सारे नेताओं के पीछे जब जाते हैं मंत्री या उनके पीछे जो ऐसे इतनी भीड़, इतने लोगों की चाह। आज भी मैं अपने डी साहब से मिलने गया, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि भाई आपके पास आते हैं लोग, उम्मीद में आते हैं, आप उनके काम करवाते हो इसीलिए आपके पास आते हैं। नहीं, कई लोग कई ऐसे हैं जहाँ नहीं जा पाते, उनका मन नहीं होता है, एनर्जी मैच नहीं करती, उन्हें पता है पता नहीं झूठे आश्वासन देगा, नहीं देगा, करेगा नहीं करेगा। पर हाँ, मेरे पास जो भी आता है तो एक उम्मीद से आता है, और मुझे लगता है कि अगर वो जायज़ काम है तो माननीय अगर मुख्यमंत्री जी से भी मुझे हाथ फैला के आपके लिए मांगना पड़े तो मैं उससे बोल इसी सोच से मैं आप लोगों के बीच आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी 1.5 साल मुझे हुआ है, कुछ राजनीति तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो यहाँ पे जिस तरह का जो चल रहा है चलन, उसको भी सीखूंगा, समझूंगा। कुछ लोग जो आगे से कुछ पीछे से कुछ जो मैंने पहले बताया था तो उनको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो लोग गलत भावना से करवाना चाहते हैं कि पड़ोस का काम रोक दीजिए, इसका नुकसान हो जाए, इसकी गली रुक जाए, ये जो मकान बीच में आ रहे हैं इन्हें पाटने का काम जो होना चाहिए। तो ऐसे लोगों से मैं थोड़ा सा देखो बचने की कोशिश करूंगा, उन्हें अच्छा लगे या नुकसान कराने, जो नुकसान कराने मेरे पास अगर एक बार कोई आता है, कई बार मैं स्पष्ट रूप से उन्हें मना नहीं कर पाता, लेकिन वो मुझे बार बार फोन करता है तो उसे समझ जाना चाहिए अगर मैं उससे संपर्क नहीं साध पा रहा हूँ तो मेरी मंशा नहीं है भाई तेरे काम कर। कह दिया भाई, मेरा तो प्रयास रहता है। हमारी बस चालू हुई थी, इनकी तो करवा दिया आपने। अच्छा, आपके माना ये जो बंद हुई थी ना, हो गई है।